हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं लॉकडाउन के 60 दिन पर हमारी कवरेज। 60 दिनों में देश में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी कल्पना भी कभी नहीं की गई थी। 125 करोड़ का देश घरों में बंद हो गया, सड़कों पर सन्नाटा पसरा, दफ्तरों फैक्ट्रियों में ताले लग गए। लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। अभी कोई गारंटी नहीं कि 4 लॉकडाउन के बाद 5वां लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। आइए जरा याद कीजिए कैसे बीते हमारे आपके देश के 60 दिन। कोरोना के कारण देश में 4 चरणों में लॉकडाउन हुआ। आज लॉकडाउन के 60 दिन पूरे हो गए। 60 दिन में देश बदल गया। सबसे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन हुआ था। हालात देखते हुए पीएम मोदी ने 3 मई तक इसे बढ़ाया। तीसरी बार लॉकडाउन 17 मई तक किया गया। फिर चौथी बार 18 मई से 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। अभी भी गारंटी नहीं है कि 5वीं बार लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि भारत पर मंडराता कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन लागू करने से पहले पीएम मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की थी। लोगों को घरों में रहना था। शाम को बैल्कनी में आकर ताली, थाली, घंटी, बर्तन से कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने की अपील की थी। देश से मिले समर्थन को पीएम ने धन्यवाद का नाद कहा। ये भी बोले कि एक लंबी लड़ाई में विजय की शुरुआत का भी नाद है। कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के सम्मान के लिए पीएम मोदी ने फिर देश से अपील की। 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक रोशनी की अपील की। लोगों से घरों की बत्तियां बंद कर बैल्कनी, दरवाजे और घरों के बाहर दिए, मोमबत्ती, टॉर्च, मोबाइल की फ्लैशलाइट से कोरोना से जीतने का संकल्प दोहराया। कोरोना संकट में पीएम मोदी लगातार देश से बात करते रहे। 5 बार तो औपचारिक संबोधन किया। पीएम आमतौर पर रात 8 बजे संबोधन के लिए जाने जाते हैं। पीएम ने संबोधन की परंपरा में बदलाव भी किया। मोदी देश से बात करने सुबह 10 बजे भी टीवी पर आए। कोरोना के खिलाफ देश की जंग को पीएम मोदी ने महाभारत की लड़ाई से जोड़ दिया। वाराणसी में चुनाव क्षेत्र के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई 21 दिन चलेगी। पीएम मोदी का संदेश ये था कि कोरोना से लड़ाई महाभारत से भी बड़ी है। कोरोना की लड़ाई में मास्क को बड़ा हथियार माना गया है। सरकार ने भी इसे जरूरी किया है। जरूरी नहीं कि सर्जिकल मास्क ही कवच बने। पीएम मोदी ने खुद गमछे से चेहरा ढककर संदेश दिया कि रुमाल, गमछा भी कोरोना से बचा सकता है। पहली बार पीएम मोदी सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गमछा मास्क के साथ दिखे थे। अब तो मोदी जब भी दिखते हैं किसी न किसी रंग के गमछे मास्क के साथ कवर दिखते हैं। कोरोना से पहले कहा जाता था जान है तो जहान है। कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था को जकड़ा तो पीएम ने नया नारा दिया, मतलब जान भी बचाएंगे और अर्थव्यवस्था को भी बचाएंगे। कोरोना की लड़ाई पीएम मोदी के कई मंत्रों के साथ याद रहेगी। सावधानी का संदेश देते हुए पीएम ने 2 गज की दूरी का मंत्र दिया था। सड़कों, रिहायशी इलाकों और बाजारों में फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए पीएम मोदी ने 2 गज की दूरी का संदेश दिया था। कोरोना जो न कराए। कोरोना के कारण देश का 3 जोन रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बंटवारा हुआ। जहां सबसे ज्यादा खतरा है वो है रेड जोन, जहां थोड़ा कम खतरा वो ऑरेंज जोन है और जहां खतरा टला वो ग्रीन जोन है। कोरोना काल में एक शब्द चर्चा में आया, न्यू नॉर्मल। जिंदगी तो पटरी पर लौट रही है, लेकिन एसएमएस के साथ। एसएमएस यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन। घर से निकलना है तो मास्क लगाना होगा। दफ्तर जाएं या बाजार जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। घर में या दफ्तर में बार बार साबुन से हाथ धोना होगा और सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करना होगा। देश समाज साफ रहे, इसके लिए साफ सफाई जरूरी है। कोरोना संकट में अगर थूकते हुए पकड़े गए तो सजा हो जाएगी। सरकार की गाइडलाइन में सार्वजनिक जगहों पर थूकने की सख्त मनाही है।
पहली बार तो 100 रुपए ही जुर्माना लगेगा, दोबारा पकड़े गए तो 500 रुपए से लेकर 1000 का दंड लगेगा। आरोग्य सेतु देश का न्यू नॉर्मल है। लॉकडाउन में बिना आरोग्य सेतु मोबाइल पर से निकलने का मतलब है मुसीबत को दावत देना। करीब 11 करोड़ लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। इसके जरिए सरकार कोरोना को मॉनिटर कर रही है। घर से निकलना है तो मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है। विमान में सफर करना है तो 14 साल से ऊपर उम्र वालों को आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन स्टेटस दिखाना ही होगा। कोरोना से निपटने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत है। पीएम मोदी ने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पीएम केयर्स फंड बनाया। इस फंड को लेकर खूब राजनीति भी हुई। सरकार ने बताया नहीं है कि कितने पैसे जमा हुए। इंडिया स्पेंड का अनुमान है कि करीब 9,677 करोड़ रुपए दान में जमा हुए हैं। इसी फंड से कोरोना से लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2000 करोड़ 50,000 वेंटिलेटर खरीदने में लगेंगे। 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के मद में और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए रिसर्च पर खर्च किए जाएंगे। पीएम मोदी की अपील पर जनता ने केयर्स फंड में दिल खोलकर योगदान दिया। सबसे ज्यादा चर्चा हुई रतन टाटा और अक्षय कुमार के महादान की। टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़ और टाटा सन्स ने 1000 करोड़ का दान दिया। अभिनेता अक्षय कुमार ने अकेले ही 25 करोड़ यानी जीवन की बड़ी पूंजी दान कर दी। पीएम केयर्स फंड पर राजनीति इतनी है कि मामला एफआईआर तक पहुंच गया। केरल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई। कर्नाटक के शिमोगा में दर्ज एफआईआर में आरोप है कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से निराधार आरोप लगाकर जनता के बीच अविश्वास पैदा करने का प्रयास किया गया। 11 मई को कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केयर्स फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं पीएम मोदी। कोरोना संकट में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मांग पूरी दुनिया में बढ़ी। भारत पर ट्रंप से लेकर इमरान खान तक निर्भर रहे। पीएम मोदी ने मदद करके सबको अभिभूत कर दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कहा कि संकट में पीएम मोदी ने हनुमान की तरह पहुंचाई संजीवनी। ट्रंप ने कहा भारत के पीएम महान हैं। कोरोना संकट बढ़ा तो राहुल गांधी चर्चा में आ गए। जब भारत में किसी ने कोरोना के खतरे को भांपा नहीं, तब राहुल गांधी ने 12 फरवरी को ट्वीट कर दिया था। राहुल ने 12 फरवरी को ट्वीट करके कोरोना के बढ़ रहे मामलों, सरकार की तैयारी और गंभीरता पर सवाल उठाए थे। सरकार के विरोधी अब भी आरोप लगाते हैं कि सरकार ने राहुल की बात अनसुनी की। जब भी कोरोना का जिक्र होता है तबलीगी जमात का नाम आता है। कोरोना के बीच दिल्ली के मरकज में मौलाना साद ने हजारों लोगों को इकट्ठा किया था। मरकज से निकलकर कई शहरों में गए तबलीगी के लोग कोरोना का कारण बने। मरकज नहीं होता तो शायद दिल्ली में भी कोरोना संकट इतना बड़ा नहीं होता। पुलिस की सघन जांच चल रही है और तबलीगी प्रमुख मौलाना साद खुद सवालों के घेरे में है। प्रवासी मजदूर पलायन करते रहे तो नेताओं ने राजनीति के लिए इसे खूब भुनाया। प्रियंका गांधी ने मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 1000 बसें देने की पेशकश यूपी सरकार से की। यूपी सरकार ने मना नहीं किया, लेकिन प्रियंका की दी बसों को लेकर कमियां पकड़ी। ले देकर राजनीति होती रही। आखिरकार बसें खाली लौट गईं और मजदूर पैदल चलते रहे। लॉकडाउन में जब भूखे प्रवासी मजदूर पैदल ही चल पड़े तो सरकार से रहा नहीं गया। प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। पहले 20 दिन में करीब 2000 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से करीब 2.5 लाख लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। श्रमिक एक्सप्रेस से जाने वाले लोगों से किराया लेने पर भी राजनीतिक विवाद हो चुका है। लॉकडाउन लागू हुआ तो सबको हिदायत दी गई कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकियों को घर में रहना होगा। लेकिन लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के पलायन ने हर नियम को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। रोजी रोटी छीनने के बाद हजारों मजदूर दिल्ली और मुंबई से पैदल ही हजारों किलोमीटर दूर पैदल चल पड़े। मजदूरों के पलायन ने ही सरकार को श्रमिक एक्सप्रेस बस चलाने के लिए मजबूर किया। देश का कलेजा चीर-चीर हो गया जब महाराष्ट्र के रेलवे ट्रैक के पास लाशों के पास पड़ी मिली रोटियां। 8 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर 16 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूर ट्रैक के रास्ते पैदल जालना से भूसावल जा रहे थे। रात में थककर ट्रैक पर ही सो गए और नींद में ही ट्रेन से कट गए। आगरा में इस बच्चे की तस्वीर ने भी देश को रुला दिया।
माँ पैदल जा रही थी और थका बच्चा अटैची को ही पलंग समझकर सोते हुए चलता जा रहा था। तस्वीर आगरा में देखी गई थी। बच्चा और माँ मजदूरों के उस ग्रुप में शामिल था जो पंजाब से महोबा जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ा था। प्रवासी मजदूरों की कई तस्वीरों से लॉकडाउन की भयावहता सामने आई। राम पुकार पंडित की ये तस्वीर भी उन्हीं तस्वीरों में से एक है। चेहरे पर मास्क था, हाथ में मोबाइल था, लेकिन आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। राम पुकार के बेटे की मौत हो गई थी, लेकिन वो लॉकडाउन के कारण बेगूसराय में अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे। तस्वीरें वायरल होने के बाद उन्हें मदद मिली, लेकिन तब बहुत कुछ छिन चुका था। सुनीता भी लॉकडाउन की मारी ऐसी ही महिला थी। सुनीता दिल्ली में थी। बिहार में पति की मौत हो गई थी। सुनीता बेबस थी। एबीपी न्यूज ने सुनीता की कहानी देश को दिखाई थी, तो कांग्रेस की मदद से वो घर पहुंच पाईं। राजस्थान के कोटा के कोचिंग संस्थानों में कई राज्यों के हजारों बच्चे पढ़ते हैं। सारे एक साथ लॉकडाउन में फंस गए। कोटा के बच्चों ने भी लॉकडाउन के नियमों को झुकने पर मजबूर किया। जब यूपी सरकार ने लॉकडाउन के बाद भी अपने राज्यों के बच्चों को निकालने के लिए बसें कोटा भेजी, तो सारे राज्यों को मजबूरन यही करना पड़ा। बच्चों को लाने पर राजनीति भी कम नहीं हुई। लॉकडाउन में फंसे भारतीयों को 12 देशों से देश लाने के लिए सरकार ने वंदे भारत और सेतु समुद्र मिशन चलाया। विदेश से करीब 20,000 भारतीयों को सरकार एयर इंडिया के विमानों से देश लाई। हालांकि कई देश नागरिकों को निकालने नहीं दे रही है। समंदर से नागरिकों को लाने के लिए नौसेना ने INS जलाश्व ने 3 चरणों में ऑपरेशन चलाया है। कोरोना संकट को पीएम मोदी ने देश के लिए अवसर माना। सिर्फ लॉकडाउन से नुकसान की भरपाई का प्लान नहीं बना, इसी बहाने देश को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन शुरू हुआ। करीब 21 लाख करोड़ से मजदूर से लेकर कॉर्पोरेट को राहत देने का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। कुछ योजनाएं अभी से काम करेंगी, कुछ पर काम चलता रहेगा। देश आत्मनिर्भर बनता रहेगा। कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लागू किया। लॉकडाउन तो चलेगा, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए पीएम मोदी ने जीडीपी का 10% यानी 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया। 5 दिन में निर्मला सीतारमण ने पूरा हिसाब दिया तो पूरा पैकेज 56 दिनों में 20,97,053 करोड़ रुपए का निकला। राहुल गांधी आर्थिक पैकेज पर ये कहकर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार कैश नहीं कर्ज दे रही है। सरकार ने कोशिश की है कि हर हाथ तक कुछ न कुछ पैसा जरूर पहुंचे। 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए भेजे गए। उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर बांटे गए। कंस्ट्रक्शन के कामों में लगे मजदूरों के खातों में 2 करोड़ 20 लाख रुपए डाले गए। 8 करोड़ 19 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए कैश दिए गए, जिसमें 16,394 करोड़ रुपए खर्च हुए। लॉकडाउन से हजारों लोगों की रोजी रोटी पर आंच आई। केंद्र सरकार ने दावा किया कि संकट के वक्त सरकार की तरफ से 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का एडवांस राशन दिया जा रहा है। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल समेत 7 किलो अनाज दिया जा रहा है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा स्कीम कहा जा रहा है। लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज्यादा विवाद और चर्चा रही शराब को लेकर। शराब बेचने से सरकार को राजस्व मिलता है। इसी नाम पर कई राज्यों ने छिटपुट शराब बेचने की छूट दी। जैसे ही दुकानें खुली, लॉकडाउन होने के बाद भी लंबी लंबी कतारें लग गईं। लोग आज भी शराब बेचने के फैसले पर सवाल उठाते हैं। भीड़ से कोरोना ना फैले, इसके लिए कुछ राज्यों ने शराब की होम डिलीवरी तक शुरू कर दी। देश जिन नए अनुभवों से गुजर रहा है, उसमें एक है EMI। सरकार ने 2 किस्तों में 6 महीने तक लोन की EMI ना भरने की छूट दी। ये लोन माफी नहीं है, सिर्फ ये हुआ है कि जिनके सामने पैसों की दिक्कत आई है, वो चाहे तो 6 महीने तक EMI ना भरें, लेकिन बाद में EMI भरनी होगी। जब भी नए सिरे से लॉकडाउन लागू होता है, कुछ न कुछ छूट जरूर दी जाती है। लॉकडाउन 4 में बड़ी राहत मिली है रेल यात्रा को लेकर। 25 मार्च से ठप रेलवे की पटरियों पर श्रमिक और AC एक्सप्रेस तो दौड़ रही हैं, लेकिन अब 1 जून से 200 ट्रेनें चलने लगेंगी। 25 मार्च से आसमान में भी सन्नाटा पसरा है, क्योंकि विमान सेवाएं ठप हैं।
सरकार सोमवार से कई नियम शर्तों के साथ विमान सेवा शुरू करने जा रही है। सरकार ने टिकटों की अधिकतम सीमा तय कर दी है। मसलन दिल्ली मुंबई के लिए न्यूनतम किराया 3500 रुपए होगा।